हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का टॉपिक 2 जो हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स इंक्लूडिंग पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। लास्ट वाले लेक्चर में इसके हमने 25 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक बार बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। Why is the tertiary butyl bromide more reactive towards SN1 reaction as compared to N-butyl bromide? आपको बताना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। देखो, पिछले लेक्चर अगर आपने देखा है तो हमने बहुत बार बात की है कि जब जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, क्योंकि ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है और पहला स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही हमारी SN1 की तरफ जो रिएक्शंस होती हैं उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, तो रिएक्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम मैनर में रहेगी। क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी भी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन क्या रहेगी, आपके पास ज्यादा रहेगी। क्लियर है। तो देखो, यहां पर रिएक्टिविटी पूछी गई है तो इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ। अब दोनों के कार्बोकैटायन बनाकर देख लो। जैसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात की, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब कैसे बनेगा, आपका ब्रोमीन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब ये कार्बोकैटायन आपके पास बन गया। अब देखो, अगर मैं इस कार्बोकैटायन की बात करूं तो ये कार्बोकैटायन कैसा है आपके पास, प्राइमरी आपके पास कार्बोकैटायन आपके पास बन गया है। और आपको पता है प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, कम स्टेबल आपके पास होता है, ठीक है। अब देखो, दोबारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपके पास है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, ये CH3, इधर आपके पास कार्बन पर CH3, इस वाले कार्बन पर CH3, इधर मेरे पास ब्रोमीन ग्रुप, ब्रोमीन हटेगा, इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, ये वाला कार्बोकैटायन है, कैसा है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल आपके पास है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, SN1 की तरफ ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना था। आप बोलोगे कार्बोकैटायन दैट इज फॉर्म्ड बाय द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ग्रुप इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन, हेंस इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में क्या बोलता है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, अभी अभी हमने बनाया है, फटाफट से फिर से बनाओ। ये आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपके पास बन गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया, सोडियम इथोक्साइड के साथ कराया। सोडियम इथोक्साइड का मतलब क्या है, NaOC2H5, इथोक्साइड है मतलब इथोक्सी ग्रुप है, तो इसीलिए NaOC2H5 आपने लिखा है, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, आपके पास याद करो, आपके पास NaCl बाहर निकल जाता है, ये ग्रुप जाके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, कार्बन CH3 CH3, इधर CH3, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, OC2H5 आपके पास हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, NaCl आपके पास बाहर निकल जाएगा। और यही पूछा था मेजर प्रोडक्ट, तो ये वाला आपके पास क्या रहेगा, मेजर रहेगा, NaCl कैसा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है सभी को। आपको ये दोनों, अगर आपको मेजर माइनर लिखने की जरूरत नहीं, आप दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों को साथ के साथ यहां पर लिख सकते हो। क्लियर है सभी को। तो 27वां क्वेश्चन हो गया, फटाफट 28th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, 28th क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लिखना ही नहीं आता है कि कॉमन नेम होता क्या है।
तो नाम लिखना बहुत जरूरी है। बेंजाइल क्लोराइड बहुत इजीली है, बच्चे कई बार गलत लिख देते हैं। क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन को कैसे लिखते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, यहाँ पर CH2Cl यहाँ पे लगा है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाई। इसने बोला है इन दोनों में से कौन जल्दी से, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, इसकी रिएक्शन भी NaOH के साथ कराई, दोनों में से कौन जल्दी आपके पास हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्लोरीन के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चा एक बार, ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत इजीली आंसर दे पाओगे। अब देखो अगर मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर बात करूंगी तो कार्बन और Cl जो आपके पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास बन रहा है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, जब हम इसके अंदर रेजोनेंस करके दिखाते, थोड़ी देर बाद बताऊंगी इसका स्ट्रॉन्ग किस वजह से। अभी देखो फिलहाल ऐसे देखो कि कार्बन Cl बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास है। किसके कंपैरिजन में, ये जो कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है इसके कार्बन Cl में। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आपके पास होगा, ठीक है, आपके पास अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, क्या ये रिएक्शन इजीली कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड के अंदर बोलती हूँ बॉन्ड आपके पास कैसा है, वीक बॉन्ड है, तो ये फटाफट से हटेगा, रिएक्शन आपके पास हाइड्रोलिसिस कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बेंजाइल क्लोराइड के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन Cl बॉन्ड आपके पास वीक है, इसीलिए यहाँ पर इजीली रिएक्शन मतलब इजीली हाइड्रोलिसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखो। आपने रेजोनेंस करके देखा है हमेशा। अब देखो रेजोनेंस के अंदर ही इसका रीजन छुपा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करती हूँ, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन आपके पास क्लोरोबेंजीन है। आपको पता है क्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर आपके प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लोन पेयर आपके पास यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां आएगा, तो क्या बनेगा, रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। रेजोनेंस आपको बनाने हैं तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके कार्बन, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। फिर से क्या होगा आपके पास, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर वाली चीज आपके पास सेम रहेगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, बाकी ये वाला बॉन्ड आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर मेरे पास अब नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ आएगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपके पास Cl पॉजिटिव आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास बन रहा है। फिर से हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी, ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली फिर से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं क्लोरोबेंजीन में बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको रेजोनेंस में देखने को मिल रहा है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में आपको कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको, जबकि अब मैं अभी बेंजाइल क्लोराइड में बात करूंगी। अभी आप इतना ही ध्यान रखो, आपने रेजोनेंस बनाया, कैसा नेचर आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का नेचर आया। अब देखो एक बार बेंजाइल क्लोराइड पे बात करते हैं। ठीक है, अब बेंजाइल को कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इधर मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास Cl है। आप इसको क्या करोगे, आयनाइजेशन करो, आयनाइजेशन करोगे मतलब Cl को बाहर निकाल दो 1 मिनट के लिए, क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी बॉन्ड आपके पास एज इट इज बनेंगे। अब देखो यहाँ रेजोनेंस कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होएगी, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो किस पे जाएगा, इधर जाएगा आपके पास कार्बन पे।
तो यहाँ देखो क्या बनेगा, आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा CH2 आपके पास, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास शिफ्ट कर गई है, ठीक है ना। अब ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर गई क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस वाले कार्बन ने, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन वो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। फिर से क्या होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH2 आपके पास आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों सिचुएशंस में कंपेयर करोगे, तो जो आपका ऊपर वाला है आपके पास क्लोरोबेंजीन आपके पास है, क्लोरोबेंजीन के अंदर कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि बेंजाइलिक के अंदर आपको नॉर्मली वीक बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड आपके पास है, ठीक है। यहां पर आपके पास जो CCl बॉन्ड की क्लीवेज है आपके पास बेंजाइल क्लोराइड के अंदर, वो बेंजाइलिक केटायन बना रही है। यहां देखो बेंजाइलिक केटायन आपके पास बन रहा है जो फर्दर स्टेबल है रेजोनेंस में। लेकिन यहां हम CCl बॉन्ड की बात करें, ये आपके पास CCl बॉन्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा बिल्कुल भी, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, आपके पास यहां पर जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां आपके पास कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, जबकि ऊपर कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। समझ आई बात। तो आप क्या कहोगे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन के अंदर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेंजाइलिक क्लोराइड के अंदर, वो आप रेजोनेंस के थ्रू दिखा भी सकते हो, क्लियर है ना। और इसीलिए आप क्या बोलोगे कि इसका हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होगी, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और बेंजाइलिक क्लोराइड के अंदर क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपके पास कैसा है, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, इजीली आपके पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। मुश्किल नहीं था, बस आपने अगर छोटा सा कंसेप्ट रेजोनेंस का देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 29th क्वेश्चन देखो, राइट द, आपके पास कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर of compound C4H9Br which is the most reactive toward SN1 reaction। आपको क्या बताना है, आपको अलग अलग आपको ये बताना है वो आइसोमर का स्ट्रक्चर बताओ जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है SN1 की तरह। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेरे पास C4H9Br दिया गया है और इसके जितने आइसोमर बनते हैं पहला काम क्या करते हैं, सभी आइसोमर बना लेते हैं। अब पहला आइसोमर क्या बनेगा, N आइसोमर बना लो, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2Br, 4 कार्बन बना लिए ना, C4H9 आपके पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसको बोल सकते हैं। तो एक आपने ये बना लिया। अगला आइसोमर क्या हो सकता है, आपके पास आइसोफोम में हो सकता है, जहां पर आपके पास क्या बनेगा, इधर Br लगा लो, इधर CH3 लगा लो, ये CH2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है, ऊपर वाले में क्या था, प्राइमरी था। अगला देखो आपके पास क्या बन सकता है, CH3CH, यहां पर CH3 लगा दो आप, यहाँ पे यहाँ CH2Br लगा दो, ठीक है। ये भी क्या है, एक आइसोमराइजेशन ये है। एक आपके पास क्या होगा, CH3, इधर CH3 आपके पास, इधर CH3, टर्शरी ब्यूटाइल का हमने बार बार एग्जांपल देखा है, ठीक है। एक ये सारे के सारे क्या है आपके पास, आइसोमर है। आपको ये बताना है ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब ज्यादा स्टेबल किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, वही बातें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, बार बार सेम रिपीट हो रही है। आपको SN1 की तरफ में क्या देखना है, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी देखनी है। तो SN1 किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पे। तो पहला काम क्या करो, ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, ठीक है। ब्रोमीन हटाओ, यहाँ पे फटाफट से कार्बोकैटायन बनाओ, ब्रोमीन हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, ब्रोमीन हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ।
और आपको पता है कार्बोकैटायन टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इन सब में टर्शरी एक ही जगह पे बन रहा है, और ये वाला कौन सा है, इसको डी नाम दे लो। डी के अंदर आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसका मतलब इसी की रिएक्टिविटी क्या होगी, आपके पास सबसे ज्यादा होगी। तो आपको यही वाला स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30th के अंदर देखो, दो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। देखो दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको फिर से वही क्वेश्चन है, आपको रिएक्टिविटी बतानी है SN1 की तरफ किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यहां से क्लोरीन हटाओ, इधर सिंगल आपके पास बॉन्ड ये बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इधर से क्लोरीन हटाओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन के अंदर क्योंकि आपको क्या देखना है, फिर से वही देखना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी से क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल आपके पास रहेगा। तो इधर वाला आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास जो है सेकेंडरी है, ऊपर वाला प्राइमरी है, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब सेकेंड वाला ही मेरे पास क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्लियर है। अगला फिर से वही क्वेश्चन है, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। देखो फिर से ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ। फर्स्ट वाला प्राइमरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी है, और सेकेंडरी वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, तो सेकेंडरी वाले की रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सही आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी तरफ अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है, ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या बात कर रहा है। अभी तक हमने जितनी बात की थी SN1 रिएक्शन की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसने ये पूछा है कि SN2 रिएक्शन है वो किसमें फास्ट होगी। एक तरफ एग्जांपल दिया है CH3CH2Br का, एक तरफ एग्जांपल दिया है CH3CH3CH3Br आपका दिया था। जब हम SN1 के अंदर बात है तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और जब हम SN2 की बात करेंगे तो हम किसके बेसिस पे काम करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर हम लोग काम करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना SN1 का मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, रट लो इस बात को। SN2 का मतलब आपको किसके बारे में बात करनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखो यहां ब्रोमीन हटाया, आपके पास ठीक है, ब्रोमीन नहीं हटाना क्योंकि वन स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है। एक बार कलर चेंज करते हैं, ये देखो एक ये वाला है, एक सेकंड वाला है, A और B में से आपको बताना है कौन फास्टर है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाले में बात करती हूँ, फर्स्ट वाले में कैसा है, आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, जबकि सेकंड वाला मेरे पास क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे करूंगी, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो क्या रहता है, आपके पास ज्यादा रिएक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। जबकि अगर आप टर्शरी में बात करोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिलेगी, तो ये आपके पास क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट वाला जो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी वाला क्या करेगा, फास्टर रिएक्शन देगा, जो दूसरे वाला है वो थोड़ा सा स्लो देगा। समझ आया। स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा वो हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो SN2 की तरफ रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा या रिएक्शन को फास्ट आपके पास कर देगा। क्लियर है। ये बात आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। आपने क्वेश्चंस देख लिए, कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में यहां से आए हुए हैं, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। इसमें भी पूछता है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। एक में देखो, यहां पर देखो भाई, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी आपके पास हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाले से डिफरेंस है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन के अंदर। SN2 पूछा है, फास्टर कहां पर होगा? अभी तक हमने देखा है स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी आपके पास होता है। जबकि SN1 के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो उल्टा ऑर्डर होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं आपके पास, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, अगले वाला है ये वाला भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो दोनों प्राइमरी है। लेकिन यहाँ लीविंग ग्रुप अलग दे दिया, एक में लीविंग ग्रुप आपको क्या दे दिया, एक में ब्रोमीन दे दिया, एक में आपको आयोडीन दे दिया। अब देखो आपको ये क्या देखना होता है, जब भी कोई रिएक्शन आपके पास रहती है, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आप ये देखते हो लिविंग ग्रुप कैसा है, और लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन में बात करूंगी, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का छोटा है, तो आयोडीन कैसा है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो ये रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो आयोडीन वाला क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन कैसी रहेगी आपके पास, फास्टर रिएक्शन रहेगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये जो आयोडीन वाला हो जाएगा वो फास्टर रिएक्शन शो करेगा ब्रोमीन वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 34 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपसे कायरल कार्बन पूछा है। देखो कायरल कार्बन का मतलब क्या है, सभी ग्रुप अलग होने चाहिए। अब देखो कायरल कार्बन क्लोरीन जिससे अटैच है, यहाँ देखो दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखो दोनों हाइड्रोजन है, इधर देखो दोनों हाइड्रोजन सेम है, इधर देखो हाइड्रोजन आपके पास सेम है, तो यहाँ कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। जबकि फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखो, इधर वाले में एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, एक साइड में क्लोरीन है, एक साइड में इथाइल है, एक साइड में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन मौजूद है, मतलब फर्स्ट वाला क्या है, कायरल मॉलिक्यूल आपके पास दिया गया है। ठीक है, 35th क्वेश्चन देखो, ये पूछता है क्या होगा जब CH3Br को हम KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमने रिएक्शन पढ़ा है एल्काइल हैलाइड की, कि अगर KCN के साथ रिएक्शन करता है, ब्रोमीन हट जाता है, CN जुड़ जाता है। और अगर आपने किसके साथ कराया, AgCN के साथ कराया, तो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, हमने ये वाला क्वेश्चन आज पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर ये भी हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर देखो ये क्या कहता है, हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, उसको किसके साथ डालना है, एक्वस KOH के साथ डालना है। याद रखो एक्वस KOH के अंदर क्या होता है, Cl हटता है और उसके साथ जाके OH जुड़ जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और अगर एक्वस की जगह अल्कोहलिक KOH हो जाता तो हम क्या कराते, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते, और वहां पर क्या बनता है, एल्कीन आपके पास बनता, ना कि अल्कोहल बनता। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चंस हैं कंप्लीट, दोबारा से रिपीट हुए हैं, अलग तरह से पूछा गया है, बस तरीका चेंज हुआ है। 37th क्वेश्चन देखो, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगो फास्टर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या, SN1 का मतलब किससे, कार्बोकटायन से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl हटेगा, तो सेकंड के अंदर सेकेंडरी कार्बोकटायन बन रहा है, फर्स्ट के अंदर टर्शरी कार्बोकटायन बन रहा है। तो आपको पता है टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, और ज्यादा स्टेबल रहेगा तो टर्शरी वाला ही क्या रहेगा, ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा SN1 की तरफ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो भाई 38th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मिथाइल ब्रोमाइड बी प्रिफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसने बोला है मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br, ये क्या कहता है, CH3Br जो मेरे पास है किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, CH3NC के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। देखो आइसोसाइनाइड लिखा है, आज मैंने अभी अभी बताया था आपको कि Br को NC के अंदर कौन कन्वर्ट कराता है, जब आप AgCN के साथ रिएक्शन कराते हो, अल्कोहलिक सिल्वर आयोडाइड जब आप लेते हो तब आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और अगर आप साइनाइड AgCN
अगर आपने KCN ले लिया सिंपल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो आपके पास क्या बनता, आपके पास साइनाइड बनता, ना कि आइसोसाइनाइड बनता। तो यही चीज पूछी थी आपसे। आगे देखो क्या कहता है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन इन SN1 रिएक्शन। देखो भाई ये अभी अभी हमने पढ़ा था, SN1 की तरफ पूछता है, टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसका बनता है पहला आपके पास आइसोसाइनाइड, जो मेरे पास CH3CH3Br है, क्योंकि यहां से आपका टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, तो इसकी रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होएगी। उसके बाद किसकी होगी, CH3CH2 CH3, यहां पर Br लगा दो, क्योंकि Br हटेगा तो यहां क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इसके साथ में अगला CH3CH, यहां पर CH3 लगा दो, इधर CH2, इधर मेरे पास Br, तो यहां पर अगला किसका रहेगा, इसका रहेगा आपके पास। प्राइमरी है लेकिन आगे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगे हैं, और सबसे लास्ट में क्या बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपके पास, 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपके पास रहेगा। तो ये आपके पास क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है सभी आइसोमर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको फटाफट से रब कर लेते हैं भाई। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40, हाउ विल रिएक्ट फास्टर, which will react faster towards the SN2 reaction, 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है। देखो 1 ब्रोमो आपके पास क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन बोला है। 1 ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इधर क्या लगा है, ब्रोमीन, बाकी सब पे हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना। ठीक है, यहां देखो ब्रोमीन 1 ब्रोमोपेंटेन के अंदर आपके पास क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर मैं 2 ब्रोमो के अंदर बात करती हूं तो मेरे पास 5 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन है, मतलब यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूं। तो देखो प्राइमरी वाले के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, आपके पास कम है, सेकेंडरी वाले के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा रहेगी, मतलब रिएक्शन कैसे रहेगी, आपके पास रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, मतलब रिएक्शन कैसी बनेगी, फास्ट बनेगी। सेकेंडरी के अंदर क्या रहेगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो रहेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो आंसर इसी तरह से बनेगा, मतलब 1 ब्रोमोपेंटेन है वो क्या करेगा, आपके पास फास्टर रिएक्शन शो करेगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस आपको दिया है CH3 CH Cl CH2 CH3, और एक आपको साथ में दिया है CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन आपको दिया है। विच वन ऑफ दीज इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, आपको बताना है। देखो ध्यान से देखो, नीचे वाला प्राइमरी है, ऊपर वाला क्या है, सेकेंडरी है। दोनों की रिएक्शन किसके साथ आप बात कर रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, KOH के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, आपको ये बताना है कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। समझ आई बात, इजीली हाइड्रोलाइज्ड बच्चा कौन होता है, हमने आज ही बात की है। किसकी तरफ बात कर रहा है, आपके पास देखो KOH के साथ रिएक्शन करा रहा है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करती हूं एल्काइल हैलाइड की, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, KOH है, KOH एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। आपको पता होना चाहिए KOH जब एल्काइल हैलाइड के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपके पास होती है तो ये रिएक्शन कैसी होती है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और आपको पता है SN1 किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। अब देखो ऊपर वाले में क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, नीचे वाले में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और आपको पता है सेकेंडरी वाला क्या होता है, आपके पास मोर स्टेबल रहता है। और अगर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, मतलब रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा, मतलब आपके पास हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वाला है वो हाइड्रोलाइज्ड है, वो बहुत ईज के साथ हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एन एग्जांपल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चा क्या होती है, ध्यान दो, आपने
कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लिया क्लोरोबेंजीन बना ली, CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में होता था, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराते थे, जो किसकी तरह काम करता है, लिवाइस एसिड की तरह आपके पास काम करता है। और जब इसके साथ रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, दो प्रोडक्ट बनते थे, एक आपके पास ऑर्थो बनता था, एक आपके पास क्या बनता था, पैरा बनता था। और आपको पता है पैरा वाला क्या होता था, मेजर प्रोडक्ट होता था, और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो यही रिएक्शन आपको यहाँ पे करके बतानी थी। ठीक है, एक बार इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस की तरफ, 43 क्वेश्चन की तरफ हम आए हुए हैं। ठीक है, देखो बच्चा 43 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आपको ऑर्डर बताना है। अब देखो ये बहुत इजी है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पैरा का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल ज्यादा होता है, इस वजह से आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ज्यादा आपके पास रहता है। किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। अगर आप रियल ऑर्डर देखते हो तो सबसे ज्यादा पैरा का रहता है, उसके बाद आपके पास ऑर्थो का रहता है रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के हिसाब से, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या होता है, मेटा का रहता है। तो ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। याद रखना भाई, इजी है बहुत, ये ऑर्डर में गलती मत करना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अंदर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन्स अकर स्लोली। क्या पूछा है, एक्सप्लेन why the electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्लोली क्यों होती है हैलोअरीन्स के अंदर, आपको एक्सप्लेन करना है। एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। ये रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो हमने रेजोनेंस भी पढ़ा है इसका, और वही रेजोनेंस इसका क्या बताता है, आंसर बताता है। एक बार दोबारा से फिर देख लो, अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो। देखो आपके पास क्या है, किसका पूछा है, हैलोअरीन्स है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, हम एक जनरल एग्जांपल को लेके चलते हैं। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है। अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करूंगी, इसके पास क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर को क्या, लोन पेयर क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके पास जाएंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए पॉजिटिव, इधर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, इधर आपके पास क्या है, एज इट इज रहेंगे डबल बॉन्ड। फिर ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर जब हम इस तरह से रेजोनेंस बनाते हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हो, नेगेटिव चार्ज हो या तो ऑर्थो पोजीशन पे दिखता है या फिर पैरा पोजीशन पे दिखता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, या तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिखता है या पैरा पे दिखता है। जब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ऑर्थो पे बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, ऑर्थो पैरा पे दिखाई देने को मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, मेटा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जब भी रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास है, वो किस पे अटैक करना पसंद करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो किस पर देखने को मिलेंगी, ऑर्थो और पैरा पे देखने को मिलेंगी आपको। समझ आई बात? ठीक है, और यहाँ हैलोजन जो ग्रुप आपके पास होता है, इसकी टेंडेंसी आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की होती है। और किससे, इस पूरी बेंजीन रिंग से। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन होता है इसका इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो ये रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। समझ रहे हो ना बात को, दोनों कंडीशंस को? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं वो क्या होती है, एक सॉल्यूबल रेट
आप वर्ड यूज कर सकते हो कि एक सॉल्यूबल रेट पर आपके पास होती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर आपके पास होती है। तो ये सिनेरियो जो आपके पास होता है कि यहाँ पर हैलोजन रिंग, आपके पास हैलोजन है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, और इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा दिखाई देने को मिलती है मेटा के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पर होती है। क्लियर है? तो यही आपको क्या बताना था, इसके बारे में बताना था कि ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होंगी और किस तरह से स्लो होंगी, क्योंकि ये रिएक्शंस को, ये रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट आपके पास करता है। यही रीजन आपको यहाँ पे देना था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपको क्या कहता है, एन एल्काइल हैलाइड ए हैज अ मॉलिक्यूलर मास, एक कोई एल्काइल हैलाइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H13Cl है। ये कहता है अगर इस कंपाउंड को मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराया, ऑन द ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH गिव्स 2 आइसोमेरिक B एंड C एल्कीन। मतलब जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराओगे, एक B बनेगा आपके पास, एक आपके पास C बनेगा। मान लिया C6H13Cl है, इसको मैंने A नाम दे दिया। अब ये कहता है ये जो B और C आपके पास बनेगा, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो C6H12 आपके पास बनेगा, C6H12 बनेगा। और दोनों एल्कीन का जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हो, इसका भी हाइड्रोजिनेशन करोगे निकल पैडेलियम की प्रेजेंस में, इसका भी करोगे, तो दोनों क्या देंगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आपको देंगे। और आपको ये बताना है अब ABC का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है आपके पास? ए दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिएक्शन करके बता दी BC है, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है ना, हम उसको बना लेते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन बना लिया। अब 1 2 3 4 सेकंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, मतलब यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी क्या है, CH3 है, और बाकी सबको क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब जो ये 2,3 आपके पास है डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और ये कब बन रहा है, जब आपने हाइड्रोजिनेशन कराया है, 2 आइसोमर आपके पास है। C6H13Cl मेरे पास है, एक बार एग्जांपल में बना लेते हैं। 6 कार्बन आपको बनाने हैं। देखो 6 कार्बन को कैसे लगाओगे, सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट देखो, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन की फॉर्म में, 2 ऊपर है, तो आप ऐसे ही बनाओ, आपको क्वेश्चन को करने में इजी रहेगा। ये CH3, ये CH3, ये CH3, आपके पास ये CH3। अब देखो यहाँ एक क्लोरीन डाला हुआ है, तो आप किसी भी एक पोजीशन पर क्लोरीन डाल दो, बाकी पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसको फॉर्म करके देखो कि अगर मैंने इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो आपके पास रिएक्शन किस तरह से आपको देखने को मिलती है। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, बीच वाले पे कर लो, साइड वाले से स्टेबिलिटी के मैटर में, ठीक है, क्योंकि आपको एल्कीन बनानी है बेसिकली, बनेगी तो यहाँ पर भी ज्यादा स्टेबल वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के बीच में आपको क्या बनाना है, डीहाइड्रो, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना। तो 2 तरह के आइसोमर बनेंगे, मतलब रिंग आपके पास बनेगी। अब देखो रिंग कैसे बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बाकी CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज। तो ये क्या बन गई आपके पास, एल्कीन बन गई है सभी को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट है, ऊपर वाला A है, ये वाला आपके पास क्या है, B है। अगर मैं इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करती हूं कि अगर आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी का चांस हो, तो आपके पास क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन हो सकता है। और अगर मैं पहले वाले की बात करूं, अल्फा, ये आपने बीटा माना है, पेन चेंज कर लेते हैं, इजी लगेगा आपको, ठीक है। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा वाला हाइड्रोजन लिया, अब मैंने मान लिया बीटा डैश वाला हाइड्रोजन ले लिया, तो यहां पर भी क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है। तो कैसे बनेगा, कार्बन CH, यहां डबल बॉन्ड बन गया CH2, आपके पास इधर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, CH3 है। तो ये आपके पास एक एल्कीन बनी है, आइसोमेरिक, ये एल्कीन बनी है, ये वाली एल्कीन बनी है। नॉर्मली स्टेबल मेजर प्रोडक्ट
पहले वाला है, सी वाला है, ये माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों का क्या करोगे, हाइड्रोजिनेशन कराओ भाई, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपके पास बनेगा। समझ आया कैसे करना है? थोड़ा सा उल्टा चलना है, आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है तो करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चा, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कहता है, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट, 45th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन द ऑर्थो आइसोमर। हमने पढ़ा है जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, पैरा का ज्यादा होता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, फिर हमारे पास किसका रहता है, मेटा का रहता है। अब पैरा का क्यों होता है, सिमेट्रिकल होता है आपके पास। ठीक है, बेटर क्रिस्टल कह सकते हो, जिसके अंदर मॉलिक्यूल फिट है, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, आपके पास ज्यादा रहता है। अब देखो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उनकी जो इंटरेक्शन है, आप ये बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आप बोल सकते हो, या फिर अगर आप इस पे बात ना करो तो आप सीधा बोल सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप ये बोल सकते हो कि वो किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। और डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, आप ये देख सकते हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसकी अच्छी है, आप उस पर बात कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर, ये क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, एक आपने मान लिया ऑर्थो का एग्जांपल ले लिया, ये मेरे पास ऑर्थो है, ये मेरे पास पैरा है, तो ऑर्थो के अंदर अगर आप बात करोगे तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या रहती है, ज्यादा अच्छी आपके पास रहती है, स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आपके पास होती है। इसी वजह से ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस है, इसको आपको रीजनिंग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपके पास, उसका ऑर्डर हमने देखा था, मेल्टिंग पॉइंट का पैरा, फिर ऑर्थो, और फिर आपके पास क्या होता है, मेटा आपके पास होता है। क्लियर है? तो अब चलते हैं 46th क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद चैप्टर के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास क्या कहता है। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, ये कहता है, पूछता है आपसे, व्हाई हैलोअरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजंस। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जो हैलोअरीन्स आपके पास होती हैं, हैलोअरीन्स है, ये रिएक्टिव नहीं होती, किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जब जब हैलोअरीन्स पढ़ते हैं। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों नहीं होती है। रीजन वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहला रीजन क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास था, आपको फिर से वही रेजोनेंस बना के दिखाने हैं सबके। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि जब रेजोनेंस, जब हम हैलोअरीन्स के अंदर बात करते हैं, हैलोअरीन्स के अंदर जो हैलोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो क्या होता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन के अंदर है, जिसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पे कार्बन एक्स के ऊपर डबल बॉन्ड करेक्टर आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही देखने को मिलता था। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज है वो आपके पास क्या होता है, डिफिकल्ट आपके पास हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रिएक्टिव नहीं होता। सेकेंड रीजन आप क्या दे सकते हो, आप फिनाइल केटायन की स्टेबिलिटी को दे सकते हो। ठीक है, फिनाइल केटायन की, इन द स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, ये 2 रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो 47th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग, आपको इक्वेशन लिखनी है। पहला क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 है,
ऑक्सीडेशन का मतलब प्लस में O2 डाल दिया, या फिर आप बोल सकते हो सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हमेशा क्या होता है, ये हमने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो पीछे, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है, और वो गैस कौन सी होती थी, कार्बोनाइल क्लोराइड होती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोजीन बोलते हैं जिसको हम। तो यहाँ पर वही बनती है COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं, बहुत ही पॉइजनस होती है, और प्लस में क्या हो जाता है, HCl आपका बाहर निकल जाता है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में आपकी फॉस्जीन गैस है। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी थी। सेकंड बोलता है रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर CH3Cl डाला है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये भी रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे आपके पास मिथाइल ग्रुप लगेगा, एक बार क्या लगेगा, पैरा पे लगेगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन कौन सी पूछी गई है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपसे पूछी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48th क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस को लिख लेना, लिखने में आलस बिल्कुल नहीं करना है किसी भी बच्चे को। देखो 48th क्वेश्चन क्या कहता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। During the electrophilic substitution reaction of haloarenes, para substituted derivative is a major product. हमने पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया इसको, तो हम पढ़ते पढ़ते ही थक गई हूँ, मैं कराते हुए थक गई हूँ, मेरे ख्याल से आप पढ़ते हुए आपको बिल्कुल हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं, ठीक है, हेलोअरीन्स का, तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं, कि जब हम ऑर्थो के अंदर बात करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है और पैरा के अंदर कम होता है, इसीलिए पैरा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। सेकेंड देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसेमिक मिक्सचर, ये भी हमने पढ़ लिया है। SN1 आपके पास 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन का जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और कैसे नेचर का होता है, प्लेनर नेचर का होता है। और जब कार्बोकैटायन एक प्लेनर नेचर का बनता है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी चांसेस 50-50% होते हैं कि वो अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकते हैं। और ये जो 50-50% चांस है आपके पास सेम प्लेन से, अबव द प्लेन से और बिलो द प्लेन से होने का, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रेसेमाइजेशन बोला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको रेसेमिक मिक्सचर का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जहां पर एक रिटेंशन वाला रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, 50% वाले में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 49th क्वेश्चन क्या कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट, नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro 2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड। आपको 2-chloro 2-मीथेन प्रोपेन मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, 2-chloro फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर ही क्लोरीन है, सेकंड पर ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है, बाकी सबको क्या लगा दो, ऐसे करके CH3 लगा दो। ये आपका क्या है, नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच इट इज प्रिपेयर्ड। आपको ये बताना है, ये प्रिपेयर करना है, किससे करते हो, सुटेबल अल्कोहल पूछा है और रिएजेंट पूछा है। ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, इसी का अल्कोहल बनाना है तो आप देखो क्या बनाओगे, इस पे क्लोरीन की बजाय पे क्या लगा दोगे, अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दोगे। तो CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3, Cl की जगह OH लगा दो, क्या बनेगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol बन जाएगा। ये आपके पास रिएजेंट हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट हो जाएगा। प्लस में क्या डालोगे, ल्यूकास रिएजेंट डालते हो अल्कोहल से इसको चेंज करने में। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस में ZnCl2 होता है, जो क्या करेगा, OH को हटा के Cl लगा देगा। ठीक है ना, ल्यूकास टेस्ट की रिएक्शन थी 49th के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
अब एक बार अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसका, आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन हैज द हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। देखो आपसे क्या पूछा है, एक साइड में क्लोरोमीथेन पूछा है, क्लोरोमीथेन पूछा है, CH3Cl पूछा है, एक जगह पे CH3 फ्लोराइड पूछा है। ये पूछता है दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, क्लोरीन वाले का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, 50th क्वेश्चन है, द following haloalkanes are hydrolyzed in the presence of aqueous KOH। ठीक है, 50th का ए पार्ट देखो, आपसे क्या बोलता है, 1 क्लोरोब्यूटेन बोलता है, 1 क्लोरोब्यूटेन आपसे बोलता है। देखो क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl मेरे पास है, आपने क्या डाला, एक्वस KOH डाला। एक्वस KOH डालोगे तो क्या होता है, Cl हटता है, क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है, तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पे करनी है। सेकंड देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपके पास है, तो फिर से बना लो भाई, यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन 3 कार्बन हो गए, एक पे क्लोरीन, एक पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप एक्वस KOH डालोगे, फिर से Cl हटेगा, Cl की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है, आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से भी दिखा सकते हो, तब स्टीरियो केमिस्ट्री पे दिखाओगे तो SN1 रिएक्शन करके दिखा सकते हो कि पहले क्लोरीन गया और यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन आपके पास बना, फिर OH नेगेटिव अटैक किया, तो यहाँ पे अबव द प्लेन भी जा सकता है, बिलो द प्लेन भी, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास बनेगा। आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी शो कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा है आगे, सॉरी पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा भाई मैंने। द फॉलोइंग हैलोएल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये तो हमने करके दिखा दिया। विच ऑफ द अबव इज मोस्टली लाइक टू गिव एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड द रेसिमिक मिक्सचर। देखो अभी अभी हमने पढ़ ही लिया है किसका कौन सा होगा, पहले वाला है एक्वस सॉल्यूशन वाला, SN2 को फॉलो करता है। ठीक है, SN2 को फॉलो करेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सेकंड वाला जो मेरे पास है किसको फॉलो कर रहा है, SN1 को फॉलो कर रहा है आपके पास, तो ये क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास देगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये कंफ्यूजन हो कि मैम SN1 और SN2 कैसे बना, किसी ने पूछ, ये आप सोच सकते हो ये किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी पे है, कि अगर प्राइमरी मेरे पास है तो वो इजीली क्या करना पसंद करता है, SN2 करना पसंद करता है। ठीक है, और अगर सेकेंडरी है तो वहां पर SN1 बनता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, और SN1 के अंदर क्या है, प्राइमरी वाले के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखने को मिलता है, तो प्राइमरी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो SN2 को प्रेफर करता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। When 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction take place. Give the mechanism. अरे मैकेनिज्म पूछा है भाई, क्या पूछा है, CH3 CH CH3 CH CH3 OH है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो अल्कोहल है, जितने भी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम पहला काम क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप को देखने का काम करते हैं भाई। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप OH कभी भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो पहला काम क्या होता है, लिविंग ग्रुप बनाना। HBr को अगर हम देखें, HBr किस में टूटता है, H+Br में टूटता है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे पहला क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन होकर पहले आपका काम क्या होता है, लिविंग ग्रुप को बनाना। ये CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब अब आपको क्या हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ पे दिखाई देने लग गया। उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा सारे के सारे, मतलब क्या हो जाएगा, अगले के अंदर माइनस वाटर हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा।
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट को ध्यान से देखो बेटा, प्रोडक्ट आपके पास ये वाला है ब्रोमीन। देखो अगर मैं इस पे अगर मैं बात करूंगी तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। देखो पेन चेंज करती हूँ,